नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कल 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बताते चले, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे और काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही के दिनों में बीजेपी के नेताओं से लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं और कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया, विधायक के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो विधायक के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। आपको बताते चलें, लगातार वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और एक के बाद एक ट्वीट करके अपनी नाराजगी को भी वो दर्शाते जा रहे थे। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इसकी सूचना चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इस्तीफे की वजह से कल ही बता पाऊंगा। कांग्रेस अब इंदिरा और राजीव गांधी की पार्टी नहीं रही। भाजपा देश हित में सोचती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपको बताते चलें, ये जो नाराजगी लगातार कुलदीप बिश्नोई दर्शा रहे थे, वो अब साफ तौर पर खुलकर सभी के सामने है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कल वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। जब जब कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से इस विषय पर बातचीत की जाती थी तो साफ तौर पर ये वही कहते थे कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब तस्वीरें सबके सामने हैं और जो कुलदीप बिश्नोई ने फैसला लिया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि यहां पर किस प्रकार की नाराजगी है और कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस मना नहीं पाई है, उन्हें रोक नहीं पाई है। साफ तौर पर यहां पर कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा है। उनके इस्तीफे के साथ ही आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने मंगलवार को इस्तीफे से पहले समर्थकों के साथ चर्चा भी की थी। तो लगातार ट्वीट करना, एक के बाद एक इस तरीके से तंज कसना, यह साफ जाहिर करता था कि वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और हमारे साथ प्रवीण अत्रे, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। प्रवीण जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हर खबर। धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, साफ तौर पर बहुत दिन से ही वो ट्वीट करके नाराजगी जाहिर करते थे। लेकिन जब जब हम सवाल करते थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से या फिर कांग्रेस के नेताओं से, वो कहते थे कि इस प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आप साफ तौर पर वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल होने वाले, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो वही स्थिति थी जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता जी। जिस दिन कुलदीप बिश्नोई 20 अप्रैल को राहुल गांधी जी से मिलके आते हैं और 27 अप्रैल को उदय भान जी को अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी घोषित कर देती है, कुलदीप बिश्नोई जी ने ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी तभी जाहिर कर दी। कुलदीप बिश्नोई जी लगातार राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगते रहे। एक बात बार बार वो मीडिया में भी कहते थे कि राहुल गांधी जी के सामने अपनी बात रखूंगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का अपमान कुलदीप जी का किया, उनको मिलने का समय नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, हुड्डा साहब ने जिस तरह से उनको इग्नोर किया, तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की जिसके साथ बर्ताव होगा, स्वाभाविक है वो पार्टी में नहीं रह सकता। मेरे ख्याल कुलदीप बिश्नोई ने जो ये निर्णय लिया कि वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी, तो ये निर्णय अगर हम स्वाभिमान की दृष्टि से देखें, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे राजनीतिक दल में काम करना जिस राजनीतिक दल में उनको सम्मान न मिले। जी।
रही कुलदीप जी की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात, देखिए कुलदीप जी ने कल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की घोषणा स्वयं कर दी थी कि वो 4 तारीख को पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जब कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उस वक्त भी कहा था कि अगर कुलदीप जी बीजेपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है जी। कुलदीप जी के साथ एक बड़ी लेगेसी है, उनके परिवार की लेगेसी है। कुलदीप जी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं जी। तो ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। जी प्रवीण जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जो फूट देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, मैं कल आपके चैनल पे चर्चा में था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि जिस तरह के हालात कांग्रेस के हैं, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी के चक्कर में हर नेता दूसरे नेता का कांटा निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, लगातार कांग्रेस के नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, हुड्डा साहब के गुट के द्वारा जिस तरह से प्रवीण जी, मैं आपको बस एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फालिद हुसैन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार। फालिद जी, जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने जो इस्तीफा दिया है कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हुए, उस पर पहले हम प्रवीण जी से सवाल हमने किया, जवाब ले लेते, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं, लगातार एक गुट दूसरे नेताओं को इग्नोर कर रहा है, साइडलाइन कर रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, सम्मान का अभाव हो गया है। तो ऐसे में 2024 का चुनाव आते थे, मुझे लगता है हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अभी कांग्रेस ने 1 तारीख को जो अपना चिंतन शिविर किया था, उसमें जिस तरह से कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से 3 कार्यकारी अध्यक्ष उस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे, शैलजा जी नहीं पहुंची, किरण चौधरी जी नहीं पहुंची, रणदीप सुरजेवाला जी नहीं पहुंचे, और जिस तरह के बयान शैलजा जी ने उसके बाद उदय भान जी का नाम लेके दिए जी, उससे पता लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की दाल जुतियों में बट रही है जी। जब किसी राजनीतिक दल के इस तरह के हालात हो जाए, क्योंकि वो चिंतन शिविर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का चिंतन शिविर बन के रह गया जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर स्वयं कांग्रेस के नेता ये लगातार आरोप लगाते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी नेताओं को लगातार परेशान करके चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ दे, और ऐसा हुआ भी है। अशोक तंवर जी ने कांग्रेस छोड़ी है, हमने दिखा है जिस तरह का व्यवहार अशोक तंवर जी के साथ वो किया गया था, उनके साथ तो मारपीट तक की गई थी। इससे पहले भी कांग्रेस में इस तरह के हालात रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत लंबा समय तक रहेगी। 2024 का चुनाव आते आते खत्म हो जाएगी। ठीक है, फालिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फालिद जी, प्रवीण जी को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कुलदीप जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी का दामन थामने की सोच हुई है, तो अब ऐसे में क्या कहेंगे आपकी जो नाराजगी कुलदीप जी की थी उसे दूर नहीं कर पाई कांग्रेस? देखिए, जहां तक आपकी नाराजगी का सवाल है, पहले तो मैं कुलदीप जी को शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा को कांग्रेस युक्त करने के लिए, जो भाजपा ये कहती थी कि हम इस देश और प्रदेश से कांग्रेस मुक्त करने जा रहे हैं देश को, आज वो भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। लेकिन जहां तक नाराजगी का सवाल है, देखिए नाराजगी संभव है, किसी से हो सकती है, लेकिन जिन लोगों, ये पार्टी की नाराजगी थी, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने समर्थन किया है, जिन विचारों को उन्होंने समर्थन किया है, उन विचारों से, उन लोगों से इस प्रदेश के लोगों की नाराजगी है। मैं समझता हूँ प्रदेश के लोगों के खिलाफ, प्रदेश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ ये कुलदीप जी का कदम है। और जहां ये प्रदेश भाजपा से लड़ रहा था, उनके सहयोगी दल से लड़ रहा था, कुलदीप जी भी उनमें एक ऐसे होंगे जिनके खिलाफ ये प्रदेश और प्रदेश के लोग लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई प्रदेश के लोग जीतेंगे। ठीक है फालिद जी, आपने बताया कि वो प्रदेश के खिलाफ उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इससे पहले भी मैंने कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात की थी, तो साफ तौर पर उन्होंने मुझे ये समझाया कि यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, और जो भी नाराजगी उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। तो क्यों आखिरकार उस नाराजगी को दूर नहीं किया गया? और जब कोई कांग्रेस छोड़ करके जाता है तो आप हमेशा इसी तरीके से आरोप क्यों लगाते हैं? ऐसे तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे। आरोप नहीं लगाया मैंने, ये मैंने अभी कहा, अभी जैसे भाजपा के नेता सिंह जी का बयान हमने कल सुना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आपने, हमारे नेता प्रतिपक्ष का पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का, आपने सब लोगों को सुना होगा। देखिए नाराजगी जो है, अगर आपकी अपने स्वयं हितों को लेकर, तो संभव है कि बात करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आपकी नाराजगी
जो है आप जिन लोगों के साथ आप गए हैं उन लोगों से इस प्रदेश के लोगों की नाराजगी है। तो ये आपके लिए कुलदीप जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि से नाराजगी को दरकिनार करते हुए उन्होंने प्रदेश के लोगों की नाराजगी को मोल ले लिया। एक तरह से उनके खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। तो ये उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नहीं होगा। उन्होंने पहले करके वो देख चुके हैं, इन भाजपा के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं, तो उसका परिणाम भी वो देख चुके हैं। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में कुलदीप जी को अपने इस फैसले पे शायद पछतावा होगा। अगर ये जहां तक बात करने का सवाल है, देखिए बात तो होनी ही चाहिए। देखिए कभी भी संवाद का, किसी भी संगठन में संवाद का सिलसिला नहीं खत्म होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। संवाद से अच्छा होता है कि संगठन बेहतर बना रहता है और उसकी कार्यप्रणाली भी बेहतर बनी रहती है जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने निजी कोई छोटी नाराजगी के लेकर प्रदेश के लोगों की नाराजगी के जिन लोगों से उनका आप समर्थन कर देंगे, तो ये फैसला उनके हित में नहीं होगा। फिर भी हमारी उनको शुभकामना है। जहां कांग्रेस पार्टी उस प्रदेश के लोग भाजपा और जेजेपी से लड़ रहे थे, उसमें कुलदीप जी भी ऐड हो जाएंगे, उनसे भी प्रदेश और कांग्रेस के लोग लेकिन पालित जी, जिस तरीके से कुलदीप जी ने ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से प्रभावित हुए, इस वजह से वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसा क्या आखिरकार कांग्रेस में उन्हें देखने को मिला जो उन्होंने ये कह दिया कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की ये पार्टी अब नहीं बची है, अब इस पार्टी में मनमुटाव की चीजें आ चुकी हैं, अब इस पार्टी में आला कमान जो है वो लोगों की सुनता नहीं है। तो इतने आरोप वो लगा रहे थे, क्यों आखिरकार उस पर विचार नहीं किया गया? वो अपने आरोपों के लिए स्वतंत्र हैं। ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर। जहां तक ये कहते हैं कि राजीव जी या इंदिरा जी की पार्टी नहीं बची है, ये पार्टी हमेशा गांधी जी की पार्टी थी, नेहरू जी की पार्टी थी, सरदार पटेल जी की पार्टी थी, कलाम साहब की पार्टी थी। ये जो स्तंभ है और एक स्वराज का जो स्तंभ है, ये हमेशा उसकी पार्टी रही है और उसी की रहेगी। व्यक्ति विशेष की पार्टी ये कभी नहीं होगी। विचारों की पार्टी है, वो हमेशा रहेगी, है और आगे भी रहेगी। अगर आपके निजी हितों को लेकर आपको कोई नाराजगी थी तो वो चीजें मैं समझता हूं कि अब आप स्वतंत्र हैं, आप खुले रूप से अपनी बात रखने के लिए, अगर आप तब नहीं कह पाए तो। लेकिन ये जो नाराजगी अपनी निजी नाराजगी के चक्कर में अपने प्रदेश के लोगों की नाराजगी मोल ले ली है, ये उनके हित में नहीं होगा। ठीक है पालित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो विधानसभा स्पीकर को कुलदीप जी ने इस्तीफा सौंपा है और साफ तौर पर जो नाराजगी इतने दिनों से वो दिखा रहे थे, वो नाराजगी अब साफ हो चुकी है और यहां पर कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तो शाम कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कहा कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उससे पार्टी को नुकसान जरूर होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़े स्तर पर बिजली, पानी और सड़कों की समस्याएं उनके सामने रखी हैं। लोग इन समस्याओं से काफी परेशान हैं। इन समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। गांव की समस्याएं सुन रही हूँ। मैं हर साल जैसे दौरे करती हूँ। अभी विधानसभा सत्र है, क्या क्या समस्याएं उठानी है तो गांव वालों से ही सीधा पूछते हैं। तो जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में उठाऊंगी। अब मैंने बहुत सारे नोटिस दिए हैं, 10-15 तो जो है कॉलिंग अटेंशन के ही नोटिस दिए हैं, जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के नोटिस दिए हैं। अब कितने लगाते हैं वो देख। गुरुग्राम में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम को लेकर जिला स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस शक्ति केंद्र प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उन्हें पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ अमृत महोत्सव के तहत बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुर सिखाए हैं। हरियाणा के हर जिले की ऐसी हमारी कार्यशालाएं होनी हैं। कल 3 हो गई थी, आज 3 हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और झज्जर। पूरे हरियाणा में ऐसे 4000 के आसपास शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हुए हैं और इन सब का ये ओरिएंटेशन है। 5 सेशन सब में चल रहे हैं
आने वाले जो चुनाव हैं पंचायती राज के, उनकी तैयारी के लिए कुछ जगह नगर निगमों के चुनाव भी होने हैं। इसके साथ साथ विभाजन हुआ देश का। तो बीजेपी की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यशाला थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो गुड़गांव के गुरु कमल में चल रही है। यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी जो कार्यकर्ता हैं उनको गुर सिखाए हैं। उनका साफ कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। जब लोग जुड़ेंगे तभी संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। जी संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं का भी जोश लगातार बना हुआ है। उनका कहना है कि संगठन के लिए जब इस तरह की कार्यशाला चलेंगी तभी उनको ये पता लगेगा कि पार्टी में किस तरह से उनको रहना है, किस तरह की गतिविधियां पार्टी चला रही है, जिससे वो आम लोगों को जागरूक कर पाएंगे और साथ ही साथ जो नए लोग पार्टी में आना चाहते हैं उनको भी जोड़ सकेंगे। तो इसी को लेकर के ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जी संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो हर घर तिरंगा का अभियान है, इसको लेकर के भी पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, उनको तिरंगा झंडा दें और ये प्रयास करें कि हर घर पे 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराए। इसको लेकर के खास रणनीति बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण शिविर में इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए। सोनीपत की शीतल ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में 8वीं रैंक पाने में सफलता प्राप्त की। इस परीक्षा में देश भर से करीब 2 लाख लड़कियां शामिल हुई। शीतल ने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। ये मुकाम हासिल करने वाली शीतल सोनीपत जिले की पहली लड़की है। शीतल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया। उनके परिवार ने परीक्षा की तैयारी में उनकी हर संभव मदद की, जिसकी वजह से आज वे इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। मैं तो यही कहूंगी कि सभी लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, कुछ कर नहीं सकती। जैसे मेरी पोती ने किया है, इसे सब बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत जो इसने करके दिखाई है छोटी उम्र में, और ऐसे सभी करके दिखाई। काफी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत प्राउड है हमें, और ये पूरी ऊंचाई तक जाएगी। सर ऐसा है, खुशी तो बहुत ही ज्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है फिलहाल। लेकिन जहाँ तक बेटी के सिलेक्शन की बात है, बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उस मेहनत को देखते हुए जो कुछ भी बच्चे ने अचीव किया है, मुझे उसकी पूरी उम्मीद थी कि ये अपनी अचीवमेंट जरूर करेगी। रही बात सर तैयारी की, बच्चे ने जितना हार्डवर्क किया है, मेरा ये मानना है कि हमारी और बेटियों को भी आगे आना चाहिए, और वो हर फील्ड के अंदर, जितनी भी फील्ड हमारे इधर हैं, हर फील्ड में वो अपना परचम लहरा सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सब बच्चों को आगे आना चाहिए, बेटियों को, बल्कि फैमिलीज़ को, मैं बेटियों को कम, मैं फैमिलीज़ को ज़्यादा कहूँगा कि जितनी भी फैमिलीज हैं वो अपनी बेटियों को पुश करें, उनको पंख दें ताकि वो इस आसमान में उड़ सकें। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक महलान है, मैं गांव समचाना से। जैसे कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी ने फर्स्ट टाइम गर्ल्स को अलाउ किया कि वो डिफेंस में परमानेंट कमीशन के लिए जा पाएँ, तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों की 19 सीट्स को अलॉट किया 400 में से। तो इसका रेशियो काफ़ी कम था, क्योंकि नियर अबाउट 2 लाख गर्ल्स ने अप्लाई किया था, एंड लास्ट में सिर्फ 19 गर्ल्स सेलेक्ट होनी थी। सो आई वॉज नॉट एट ऑल श्योर फॉर दिस कि, बट मैंने अपने फुल प्रिपरेशन किया कि अपने लक को ही चांस देके देखते हैं एंड अपना 100% करके देखते हैं, एंड इट इज़ जस्ट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है अगर आप अपना 100% ट्राई करते हो तो। मैं ये कहूँगी कि मेरी बेटी ने जैसे मेहनत की है,
कड़ी मेहनत की है और मैं चाहूँगी कि इस तरह और भी परिवार की बेटियाँ अपने देश का नाम रोशन करें। और मैं गृहिणी हूँ और मैंने अपने आज तक अपने बेटे से भी पढ़ाई को लेके कभी इसको ये नहीं कहा भी घर के काम में मेरी हेल्प कर, पूरा समय इसको पढ़ाई में मैंने दिया, भी कभी ये नहीं कहा भी मेरी भी हेल्प करें। नाम रोशन दादा का इतना कर दिया, उसके बाद इतनी खुशी मेरे को हर पोती की पढ़ाई के ऊपर। जो अपने सोनीपत जिले में जो प्रथम जो आज तक कोई लड़की नहीं पहुंची है, जो मेरी पोती ने जो ना पहला मतलब जो ना ये लड़कियों में एक जिले के अंदर पहली फर्स्ट लड़की, आज से पहले कोई लड़की हांसी में बदमाशों ने शहर के डडल पार्क के समीप रहने वाले एक युवक विकास के घर में घुसकर पत्नी और बच्चों के सामने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीट कर हत्या कर दी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब 2.5 मिनट तक बदमाश लाठी व डंडों से विकास को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। डडल पार्क के समीप रहने वाला 28 वर्षीय युवक विकास 21 जुलाई को जमानत पर जेल से बाहर आया। पुलिस के अनुसार मृतक विकास पर 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस इस हत्या को आपसी गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने मृतक विकास की पत्नी के बयान पर 7 लोगों पर मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये 3 तारीख रात सुबह 2-2:30 बजे की बात है। विकास सन ऑफ जयवीर, उसकी मर्डर हो गया। उसका चौकी इंचार्ज किला बाज़ार ने मेरे को सूचना दी। हम मौके पे आए, मौके पे आके सीसीटीवी फुटेज ली और जो जिसका मर्डर हुआ है विकास, उसकी वाइफ के बयान पे 302 FIR दर्ज कर दी है। पानीपत जिले के गांव गड़सरनाई में दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में नहाने के लिए गए 3 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो जाती है। तीनों बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया है। तीनों स्कूली छात्र गांव के ही गड़सरनाई सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये सभी छात्र गांव के तालाब में नहाने के लिए चले गए। जब बच्चों के डूबने की खबर फैली तो वहां पर काम कर रहे मजदूर दौड़कर तालाब के पास पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डूब गए थे, जिसमें पता लगा मेरे को भी, मैं वहाँ से जा रहा था तो हमने निकाल लिया। इसमें 1.5-आधा घंटा सारा लग गया जी काटने में। कितना गहरा है ये? कम से कम बीच में 10 फुट गहरा पाओगा बीच में जी। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे जी। ये तालाब है, बच्चे छुट्टी होने के बाद बताते हैं कि 3 बच्चे आए हैं और ये तालाब टाइप में खोदा हुआ है, इसमें कोई नहा रहे थे तो 3 बच्चे जो है वो डूब गए इसमें। तो अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।